हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन दिस चैनल दासावाला फिजिक्स बाय रवि जहांगीर। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th और क्लास 11th का बहुत ही यूजफुल टॉपिक एनसीईआरटी फिजिक्स के अंदर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का मतलब ये है एक ऐसा लॉ जो ग्रेविटी से रिलेटेड हो और यूनिवर्स में हर ऑब्जेक्ट के लिए हर प्लेस पे लगे। हर प्लेनेट के लिए मून पे भी अप्लाई हो सकता है, अर्थ पे भी अप्लाई हो सकता है। यूनिवर्स में जो ऑब्जेक्ट है उसके लिए ये ऑब्जेक्ट अप्लीकेबल है। और स्टूडेंट इसमें क्या होता है, ये जो लॉ है ये बताएगा आपको अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू बॉडीज। अपन दो ऑब्जेक्ट कंसिडर करेंगे m1 m2, उनका सेंटर से डिस्टेंस देखेंगे स्मॉल d, और अट्रैक्शन फोर्स मास पे कैसे डिपेंड करेगा, जो ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस है उस पर कैसे डिपेंड करेगा, इसमें जो कांस्टेंट आएगा वो क्या आएगा। तो जैसा कि डायग्राम में देखा गया है कि m1 बिगर ऑब्जेक्ट है, m2 क्या स्मॉलर ऑब्जेक्ट है। m1 का मास बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू m2। अब स्टूडेंट m1 m2 पे और m2 m1 पे इक्वल फोर्स लगाएगा अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। आपके पास दो ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो m1 अर्थ है और m2 कोई भी स्मॉलर ऑब्जेक्ट है, तो ये वाला ऑब्जेक्ट इस पे इक्वल फोर्स लगाएगा और ये वाला फोर्स इस पे क्या लगाएगा, इक्वल फोर्स लगाएगा। इसका मतलब ये है अगर ये ऑब्जेक्ट इस पे 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है तो ये वाला ऑब्जेक्ट भी कितना फोर्स लगाएगा, 100 न्यूटन का फोर्स लगाएगा। अब बच्चों इसमें समझना ये है कि आपके पास मास पे जो फोर्स है वो कैसे डिपेंड करेगा, डिस्टेंस पे कैसे डिपेंड करेगा। अच्छा, एक बात इसमें ये है बच्चों, जो स्मॉलर ऑब्जेक्ट होता है ना वो बिगर ऑब्जेक्ट की तरफ एक्सेलरेट होता है। जैसे ये अर्थ है और ये कोई स्मॉलर ऑब्जेक्ट है, तो एक्सेलरेट स्मॉलर ऑब्जेक्ट होगा ना कि बिगर ऑब्जेक्ट। फोर्स दोनों लगा रहे हैं एक दूसरे पे, लेकिन m2 जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सेलरेट होगा टुवर्ड्स द m1। तो इसमें पहला पॉइंट ये है, जैसे अपन एक बेसिक सी बात समझते हैं, अर्थ के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है उसका मास 5 kg है, दूसरा ऑब्जेक्ट है उसका मास है 100 kg, तो 100 kg वाले का जो फोर्स है टुवर्ड्स द अर्थ वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, और 5 kg वाले का 10 kg वाले का कम होगा। तो जैसे जैसे प्रोडक्ट का वैल्यू बढ़ता है, ऑब्जेक्ट का मास बढ़ता है, वैसे वैसे प्रोडक्ट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। सपोज दैट अपन ने ऑब्जेक्ट कंसिडर किया 5 kg, ये है 1000 kg। ये एक एग्जाम्पल है, m1 इक्वल टू ये मानो 5 kg, m2 इक्वल टू 10,000 kg। तो बच्चों अट्रैक्शन फोर्स दोनों में होगा। कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर है, किसी पर्टिकुलर हाइट पे है, तो उसमें अट्रैक्शन फोर्स होगा। तो बच्चों इस वाले केस में अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, वीक होगा, और इस वाले केस में अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। दूसरा एग्जांपल, जैसे आप वैल्यू चेंज कर सकते हो, m1 इसमें है 100 kg, m2 है इसमें 10,000 kg। अब बच्चों सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स इस केस में होगा थर्ड वाले में, उसके बाद अट्रैक्शन फोर्स सेकंड वाले में होगा, सबसे वीक जो अट्रैक्शन फोर्स है वो फर्स्ट वाले में होगा। तो एक बात समझ में ये आई, अगर ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है, दो ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है, तो उनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, और अगर प्रोडक्ट ज़्यादा होगा तो फोर्स भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसमें समझना ये है कि अट्रैक्शन फोर्स between two object is directly proportional to product of masses F directly proportional to m1
इंटू m2। m1 m2 का मतलब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मास, f क्या है, फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स। अच्छा बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर एक चीज़ इंक्रीज होती है तो दूसरी भी उसके साथ क्या होगी, इंक्रीज। इसको बोलेंगे x प्रोपोर्शनल y। तो अगर y इंक्रीज होगा तो x की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसका मतलब ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर m1 m2 इंक्रीज होगा तो फोर्स भी क्या होगा, इंक्रीज। अगर m1 m2 डिक्रीज होगा तो इनके बीच फोर्स भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। दूसरा पॉइंट ये है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के फार जाता है, दूर जाता है, तो फोर्स वीक होगा। तो डिस्टेंस अगर इंक्रीज हो रही है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट तो फोर्स क्या होगा, डिक्रीज होगा, वीक होगा। तो दूसरा पॉइंट इसमें ये है। आपको एक बात ये भी याद रखनी है कि जो स्मॉलर ऑब्जेक्ट होता है, जिसका मास कम होता है, वो हमेशा एक्सेलरेट होता है टुवर्ड्स द बिगर ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स। अगर ये d अपन रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं, तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज। अगर d इंक्रीज करते हैं तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज। दूसरा पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट ये है, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट is inversely proportional। inversely proportional to square of distance। इसको बोलते हैं इन्वर्सली। इन्वर्सली का मतलब होता है उल्टा। अगर आपके पास डी स्क्वायर की वैल्यू इंक्रीज होती है तो फोर्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। अच्छा स्टूडेंट, अगर यहाँ पे डी होता, अगर आप डी इंक्रीज करते तो भी एफ क्या होता, डिक्रीज होता। लेकिन डी स्क्वायर आने का मतलब ये है बच्चों यहाँ पे कि डी यूज में लेने के बजाय अपन डी स्क्वायर यूज में लेंगे। डी स्क्वायर अकॉर्डिंग टू यूनिट, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला यहाँ पे सुटेबल है। अगर आप डी की वैल्यू इंक्रीज करोगे तो भी फोर्स डिक्रीज होगा क्योंकि 1 में है ये। लेकिन अगर डी स्क्वायर लगाएंगे ना तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। डी स्क्वायर इज अ सुटेबल अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। डी क्यूब, डी की पावर 4 यहाँ पे सुटेबल नहीं होगा। इन्वर्सली का मतलब होता है अगर एक चीज़ इंक्रीज करेंगे तो दूसरी वाली चीज़ क्या हो जाएगी, डिक्रीज। इसको आप वाइस वर्सा भी ले सकते हो। अगर डी स्क्वायर डिक्रीज होगा तो फोर्स क्या होगा, इंक्रीज। इसको बोलेंगे इक्वेशन सेकेंड। ओके स्टूडेंट, तो इसमें डिस्टेंस का और फोर्स का रिलेशन इनवर्स है, उल्टा है, ऑपोजिट है। अगर आप डिस्टेंस इंक्रीज करोगे तो अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू बॉडीज, टू ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स विल डिक्रीज। अब दोनों इक्वेशंस को क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे। ये 9th क्लास में भी यूजफुल है और 11th क्लास में भी यूजफुल है। मैं दोबारा से बता रहा हूँ बच्चों, प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर एक चीज़ इंक्रीज होती है तो दूसरी चीज़ भी क्या होगी, इंक्रीज। एक्स प्रोपोर्शनल वाई बोलेंगे इसको। इसको बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर वाई इंक्रीज होता है तो एक्स क्या होगा, डिक्रीज। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में उल्टा होता है। दोनों इक्वेशंस को क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को। कंबाइन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। एक इक्वेशन आपके पास ये थी फर्स्ट वाली और दूसरी वाली इक्वेशन ये थी। ये इक्वेशन फर्स्ट थी बच्चों, ये इक्वेशन सेकंड। दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर देंगे। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का मतलब ये होता है कि ऐसा लॉ जो इस यूनिवर्स में हर ऑब्जेक्ट के लिए, हर प्लेस पे एप्लीकेबल हो। अब दोनों को कंबाइन करेंगे तो आंसर आएगा ये इक्वेशन थर्ड।
अब फिजिक्स में एक रूल होता है, जैसे ही इसको प्रोपोर्शनल का साइन बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल का साइन। जैसे ही ये प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव होता है तो एक आएगा कांस्टेंट, क्या आएगा, कांस्टेंट, कैपिटल जी। कैपिटल जी को बोलते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कांस्टेंट है, इस पर डायमेंशन यूनिट कई बार पूछा जाता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कांस्टेंट ओके बच्चों, इसकी वैल्यू बता देता हूँ, 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ये वैल्यू भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसकी जो यूनिट है, ऐसा यूनिट है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसा यूनिट सोल्व कर लेते हैं। कैपिटल जी इज अ प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, इट इज़ अ प्रोपोर्शनल कांस्टेंट नोन एज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। प्रोपोर्शनल कांस्टेंट का मतलब है जैसे ही ये प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव करोगे तो आपके पास कैपिटल जी आ जाएगा। अच्छा बच्चों, ये कांस्टेंट आते क्यों हैं फिजिक्स में? बैलेंस करने के लिए, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। जैसे सपोज दैट मैथ्स में आप क्या पढ़ते हो, x इक्वल टू 4y पढ़ते हो, कोई इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, तो 4 क्या है, कांस्टेंट। तो फिजिक्स में आप इसको ऐसे लिखोगे, x प्रोपोर्शनल y। तो जैसे ही प्रोपोर्शनल साइन हटाए तो क्या है आपके पास 4 क्या है, कांस्टेंट है, जो इस इक्वेशन को क्या करेगा, बैलेंस करेगा। तो g की जो SI यूनिट होगी वो कैसे निकालेंगे अपन, g, तो बच्चों यहाँ से आपके पास जो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो आप तो आंसर आएगा F.d² इक्वल टू जी m1 m2। g की वैल्यू निकालेंगे तो आंसर आएगा d² अपॉन F_d² अपॉन m1 m2। ओके बच्चों, तो यहाँ से आप वैल्यू सोल्व कर सकते हो इसकी एसआई। फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन, d² मतलब मीटर स्क्वायर, मास की क्या होती है, केजी, केजी इंटू केजी क्या होगा बच्चों, केजी स्क्वायर। तो बच्चों ये काफ़ी यूज़फुल एसआई यूनिट है। इसके एसआई यूनिट पे न्यूमेरिकल आता है, क्वेश्चन आता है। और जैसे न्यूमेरिकल कैसे आएगा, ये आपके पास MKS यूनिट है, तो MKS यूनिट को अपन CGS में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे न्यूटन की जगह डाइन आ जाएगा, 10⁵ डाइन आ जाएगा 1 न्यूटन में। 11th क्लास की बात कर रहे हैं। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है CGS में, 100 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। और केजी के अंदर ग्राम कितना होता है, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। केजी स्क्वायर कितना होगा, 10⁶ ग्राम स्क्वायर। तो ये वैल्यू MKS से CGS में चेंज करनी आती है इन 11th क्लास, हाफ ईयरली एज वेल एज एनुअल एग्जाम। और इसकी यूनिट ऐसा यूनिट है जो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है 9th और 11th दोनों के लिए। तो स्टूडेंट काफ़ी यूज़फुल टॉपिक है ये। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का मतलब होता है एक ऐसा लॉ जो इस यूनिवर्स में हर ऑब्जेक्ट पे, हर प्लेस पे लगे। मून पे भी लगता है ये, अर्थ के अलावा दूसरा जो मार्स जो प्लेनेट है, जुपिटर है, उन पे भी ये लॉ लगता है। दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर अट्रैक्शन फोर्स फाइंड करना है तो अपन ये वाला यूज में लेंगे। 9th क्लास के बच्चों को दिक्कत आ सकती है, इसमें प्रॉब्लम हो सकती है कि x प्रोपोर्शनल y का मतलब होता है अगर y इंक्रीज होगा तो x भी इंक्रीज होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब उल्टा होता है, y इंक्रीज होगा तो x क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो स्टूडेंट ये वीडियो काफ़ी यूजफुल है, इसको शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।